इस हफ्ते राजनीति की दुनिया में क्या कुछ घटा, आइए जानते हैं। इस हफ्ते के पॉलिटिकल रिकैप पर मैं मानसी हूं आपके साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। वेस्ट बंगाल की सीएम और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने आने वाले लोकसभा चुनाव को अकेले लड़ने का फैसला किया। ममता ने कहा कि राज्य में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया, इसलिए वो 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगी। अब भी इंडिया गठबंधन का वो हिस्सा है, उन्होंने ये बात कही। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए बंगाल में 10 से 12 सीटों की मांग कर रही है, जबकि टीएमसी केवल 2 सीटें देने पर अड़ी है। ये वो सीटें हैं जिन्हें कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीता था। वहीं आम आदमी पार्टी पंजाब की सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। सीएम भगवंत मान ने कहा कि पार्टी सभी सीटें जीतने वाली है। इन सीटों के लिए कैंडिडेट्स की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। पंजाब कांग्रेस के कई सीनियर लीडर आपसे गठबंधन कर चुनाव लड़ने के अगेंस्ट है। माना जा रहा है कि गठबंधन कर लिया तो वोट बैंक कांग्रेस से नाराज होकर बीजेपी या अकाली दल को वोट करेगा। बढ़ते हैं अगली पॉलिटिकल अपडेट की ओर, जो जुड़ी है राहुल गांधी की गिरफ्तारी से। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद वो राहुल गांधी को अरेस्ट करेंगे। 23 जनवरी को भारत छोड़ो न्याय यात्रा को गुवाहाटी शहर में जाने से रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, जिसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उखाड़ दिया था। इसके बाद असम के सीएम ने डीजीपी को राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर दिया था। 24 जनवरी को राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, कन्हैया कुमार और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। मुख्यमंत्री ने मामला दर्ज होने के एक दिन बाद कहा, यात्रा का पूरा इरादा असम को परेशान करना और शांति को खतरे में डालना था। हम एक एसआईटी बनाएंगे जो मामले की जांच करेगी और लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद हम राहुल गांधी को गिरफ्तार करेंगे। हमने अभी कार्रवाई की तो वो इसे राजनीतिक कदम कहेंगे। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने पश्चिम बंगाल में एंट्री तो ले ली, हालांकि उनका स्वागत उस अंदाज में तो नहीं हुआ जैसा उन्होंने सोचा होगा। राहुल गांधी की यात्रा के बंगाल में एंट्री करने के बाद कूच बिहार जिले में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफिले को पोस्टर दिखाए, जिसमें साफ तौर पर लिखा था, बंगाल में दीदी काफी है। बढ़ते हैं अगली पॉलिटिकल खबर की ओर, जो इस हफ्ते छाई रही, और वो है सांसद की गुमशुदगी को लेकर। शाहजहां शेख, उम्र 42 साल, पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में शाहजहां की पहचान मछुआरों के लीडर, कारोबारी, डॉन और जमीन माफिया की है। वैसे तो वो ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में डिस्ट्रिक्ट लेवल के लीडर हैं, पर बीते 20 दिनों से सेंट्रल एजेंसी ईडी उसे ढूंढ रही है। शाहजहां कहां है ये कोई नहीं जानता। नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेश खाली गांव में शाहजहां का घर है। ईडी ने 5 जनवरी को यहां रेड की तो शाहजहां के 200 से ज्यादा सपोर्टर्स ने अटैक कर दिया। टीम जान बचाकर भागी। उल्टा पश्चिम बंगाल पुलिस ने ईडी के अफसरों पर केस दर्ज कर दिया। 24 जनवरी यानी बीते बुधवार को ईडी दोबारा शाहजहां के घर गई। सीआरपीएफ के 100 से ज्यादा जवानों के अलावा लोकल पुलिस की भी साथ थी। टीम ने घर की तलाशी ली, लेकिन कुछ हाथ तो नहीं लगा। शाहजहां की तलाश राशन घोटाले में चल रही है। आपको बता दें, ईडी के मुताबिक ये घोटाला करीब 10,000 करोड़ का है। ऐसा कहा जा रहा है कि शाहजहां का काम जबरन जमीनें हड़पना है। उसने मर चुके लोगों के नाम से फर्जी कागजात बनवाकर उनकी जमीनें अपने नाम करवा ली। वो तृणमूल कांग्रेस में है, इसलिए उनके सारे काम होते चले गए, ऐसा कहा जा रहा है। बढ़ते हैं अगली पॉलिटिकल अपडेट की ओर, और बात इस साल 2024 के आम चुनाव की। चुनाव से पहले कांग्रेस को दक्षिण भारत में बड़ा झटका लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर ने बीजेपी का दामन थाम लिया। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में सीनियर पार्टी नेता बीएस येदियुरप्पा और स्टेट बीजेपी चीफ बीवाई विजयेंद्र की मौजूदगी में वो भाजपा का हिस्सा बने। भाजपा की सदस्यता लेने के बाद उन्होंने कहा, पार्टी मुझे पूर्व में कई जिम्मेदारियां दे चुकी है। कुछ चीजों के चलते मैं कांग्रेस में गया था। पिछले 8-9 महीनों में ढेर सारी चर्चाएं हुई। बीजेपी वाले इस दौरान मुझसे वापस पार्टी में आने को कह रहे थे। जगदीश शेट्टर ने कहा कि बीएस येदियुरप्पा और विजयेंद्र भी मुझे वापस बीजेपी में देखना चाहते थे। ऐसे में मैं इस यकीन के साथ फिर भाजपा का हिस्सा बन रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाना है। अगली खबर भी लोकसभा चुनाव 2024 से ही जुड़ी है, और इसी के साथ बढ़ते हैं पॉलिटिकल रिकैप की अगली खबर की ओर। पीएम मोदी चुनावी प्रचार की शुरुआत कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के बुलंदशहर पहुंचे। पीएम ने इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का इनॉग्रेशन किया। इनॉग्रेशन के बाद पीएम ने जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले मंच पर स्थानीय नेताओं ने उन्हें भगवान राम की मूर्ति भेंट की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी और राज्यपाल आनंदी पटेल का वेलकम किया। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, कार्यक्रम
कार्यक्रम में पीएम ने 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें रेल, सड़क, तेल और गैस और शहरी विकास एवं विकास जैसे कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं। आपको बता दें कि इस रैली के जरिए पीएम मोदी पश्चिमी यूपी की 14 लोकसभा सीटों को साधने का प्रयास करेंगे। किसान आंदोलन, जाट आरक्षण, अग्निवीर भर्ती जैसे आंदोलनों से पश्चिमी यूपी में भाजपा के लिए चुनौतियां खड़ी हुई हैं। रैली से पीएम मतदाता के मन की नब्ज टटोलेंगे। बुलंदशहर राम मंदिर आंदोलन के मास्टर पूर्व सीएम कल्याण सिंह का गृह जिला है। जिस मंदिर के लिए कल्याण सिंह ने आंदोलन किया, लाठियां खाई, उस मंदिर में अब भगवान विराजमान हो चुके हैं। कल्याण सिंह के जरिए भाजपा यहां के वोटर्स से इमोशनल बॉन्ड मजबूत करेगी। बढ़ते हैं अगली पॉलिटिकल खबर की ओर, जिसमें बात कर्पूरी ठाकुर जी की। राष्ट्रपति भवन ने घोषणा की कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को पोस्ट थॉमसली भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर भाजपा, आरजेडी और जेडीयू ने अलग अलग कार्यक्रम किया। पटना के वेटरनरी ग्राउंड पर सीएम नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आजकल तो लोग अपने परिवारों को ही आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कर्पूरी जी ने कभी नहीं बढ़ाया। जननायक से सीखकर हमने भी कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। कर्पूरी जी के जाने के बाद हमने उनके बेटे रामनाथ ठाकुर को आगे बढ़ाया। कौन क्या बोलता है, बोलता रहे। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने रामनाथ ठाकुर जी को फोन किया, लेकिन हमको नहीं किया। तब भी प्रेस के माध्यम से हम उन्हें बधाई देते हैं। अब खुद वो क्रेडिट ना ले। सीएम नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को डाइस पर बुलाया और कहा कि इन्हें भी थैंक यू कहिए। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 तक है, यानी इससे पहले आम चुनाव होना है। लेकिन मंगलवार को दिल्ली के एक चुनाव अधिकारी की इंटरनल लेटर से चुनावी तारीख की चर्चा गर्मा गई और यही है हमारी पॉलिटिकल रिकैप की अगली खबर। इसमें 16 अप्रैल की तारीख का जिक्र था। इसकी कुछ देर बाद दिल्ली के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे लेटर को लेकर सफाई जारी की। इसमें स्पष्ट किया गया है कि 16 अप्रैल का जिक्र चुनाव की एक टेंटेटिव तारीख के रूप में किया गया है। ये सिर्फ अधिकारियों के रेफरेंस के लिए था। दिल्ली के चीफ इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मीडिया के लोग लगातार पूछ रहे हैं कि क्या दिल्ली में आम चुनाव की संभावित तारीख 16 अप्रैल है। इसलिए साफ किया जाता है कि इस तारीख का जिक्र एक्शन प्लान बनाने के लिए किया गया है। और अब वो खबर जिससे इस हफ्ते की शुरुआत हुई, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। यूपी स्थित अयोध्या में नवनिर्मित भव्य राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुभ मुहूर्त से संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शुभ मुहूर्त के हिसाब से मंदिर के गर्भगृह में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। पंडित लक्ष्मीकांत मथुरानाथ दीक्षित और गणेश्वर शास्त्री दविड़ ने प्राण प्रतिष्ठा की वैदिक प्रक्रिया संपन्न कराई और रामलला बरसों बाद अपने मूल स्थान पर स्थापित हुए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर देश भर के गणमान्य अतिथि भी मंदिर परिसर में मौजूद रहे। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मंदिर के गर्भगृह में सिर्फ 5 लोग ही मौजूद थे। इनमें पीएम मोदी, यूपी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शामिल थे। पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन का यम तप किया था। पीएम मोदी हाथों में पूजा की सामग्री लेकर मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचे थे। इसके बाद पीएम ने पूजन में हिस्सा लिया और आराध्य श्री राम को कमल के फूल चढ़ाए। शुभ मुहूर्त में प्रतिष्ठा संपन्न होने के करीब आधे घंटे तक पीएम रामलला के गर्भगृह में रहे और पूजन अर्चन किया। और इस पॉलिटिकल रिकैप की आखिरी अपडेट पर बात कर लेते हैं जो बिहार से आ रही है। बिहार में इन दिनों राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। इंडिया गठबंधन की पहल करने वाली सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ही इसका हिस्सा बनकर रह पाएगी या नहीं, इस पर संशय के बादल काफी गहरा गए हैं। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को लेकर उनके सुर बदल गए हैं। ऐसे में महागठबंधन के टूटने और नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी की अटकलें और तेज हो गई हैं। सीएम नीतीश कुमार के सारे कार्यक्रम रद्द हुए। सभी जेडीयू विधायकों को पटना बुलाया गया। सीएम आवास पर जेडीयू नेताओं की बैठक हुई। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिना नाम लिए सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। राहुल गांधी की यात्रा से सीएम नीतीश कुमार ने दूरी बनाई। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। नीतीश कैबिनेट की बैठक सिर्फ 25 मिनट में खत्म हुई और बिहार कैबिनेट की बैठक में तेजस्वी यादव चुप रहे, किसी से बात नहीं की। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार पर बुधवार को चर्चा की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी नेताओं को निर्देश सीएम नीतीश पर बोलने के दौरान एहतियात बरते ये दिया गया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पर पीएम नरेंद्र मोदी को सीएम नीतीश कुमार ने धन्यवाद दिया। इंडिया गठबंधन के संयोजक का पद ठुकराया। ललन सिंह को हटाकर खुद सीएम नीतीश पार्टी के अध्यक्ष बने। इन सब को देखते हुए काफी कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल आज पॉलिटिकल रिकैप में इतना ही।
ये वो खबरें थी जो इस हफ्ते भारत की राजनीति में छाई रही। अब मुलाकात अगले हफ्ते करेंगे पॉलिटिकल रिकैप के साथ ओनली ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।